हो गया। देखो यह चैप्टर 3 है आपका, और चैप्टर का आपका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर। फर्स्ट हेडिंग हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। क्या स्टार्ट करें हम लोग, इसका फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। जल्दी हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक करंट हो गई। अब ध्यान से सुनो, यह बेसिकली तुम्हारा हाई स्कूल में पढ़ चुके हो, बट इसमें हम मेन कंटेंट बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक करंट का मीनिंग है, वन सेंटेंस में बोलोगे तो फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज हमारा फ्लो कर रहा है, एनी टाइप ऑफ द चार्ज, आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। किसी भी तरह का चार्ज हमारा फ्लो करेगा तो उस समय करंट हमारी प्रोड्यूस होगी और फ्लो करेगी। तो मेन करंट की डिफिनीशन क्या हुई, फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको न्यूमेरिकली हम डिफाइन करेंगे तो बताएंगे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट का मतलब टाइम से डिवाइड करना है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यह आपका कहलाएगा इलेक्ट्रिक करंट। बोलो क्लियर है। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो इतना आप नोट करो, बोर्ड पर लिख भी दे रहा हूँ। फ्लो ऑफ, या एक लाइन में ही करो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। आपको यहाँ लिखा रहेगा तो रिवीजन में घर पर इजी रहेगा। ठीक, ओपन कर लिया, लिखते जाते हो। करंट इज स्केलर क्वांटिटी। करंट हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। बोलो क्लियर। करंट को अब हम बाई फार्मूला देखें, करंट का सिंबल आई है, तो करंट हो गया आपका चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज को किस सिंबल से यूज करते हो, Q, और टाइम को किस सिंबल से यूज करते हो, T। तो अब यहाँ पर फार्मूला हो गया I = Q अपॉन T। बोलो क्लियर है, 9th में ही था। यूनिट की बात हम करते हैं तो एक यूनिट उसकी हो जाएगी कूलम पर सेकेंड। चार्ज को कैसे नापते हैं, कूलम में। टाइम को किससे नापेंगे, सेकेंड में। इसी कूलम पर चार्ज को हम बताएंगे एम्पियर। कूलम पर चार्ज को क्या लिखते हैं, एम्पियर। यह एम्पियर साइंटिस्ट के नाम पर है, आगे हम इसका रोल देखेंगे। तो यह हो गया एम्पियर। अब यह एम्पियर की जो स्मॉल यूनिट्स हैं वह क्या है, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। और भी इसकी यूनिट है मिली एम्पियर। क्या होगा यह, मिली एम्पियर। इसका सिंबल यूज करते हैं MA, न्यूमेरिकल्स में मिलेगा। यह बताओगे 10⁻³ एम्पियर। जो एम्पियर है इसका सिंबल हम A यूज करते हैं। ऐसे आपको और भी यूनिट एक बार मिलेगी, यह होगी माइक्रो एम्पियर। इसका सिंबल μA लिखोगे, जैसे माइक्रो फैरेड था, तो यह होगा आपका 10⁻⁻6 एम्पियर।
नोट कर लो, समझ में आ गया? नोट करिए। ठीक, जो हम लिखवाए हैं इसका मतलब तो क्वेश्चन में एम्पेयर की हाँ कभी कभी सुनो, जैसे हम कैपेसिटर में क्या देख रहे थे, पिको फैरेड, माइक्रो फैरेड, तो वैसे यहाँ भी सवाल में क्या देगा, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। ठीक, बट एमकेएस या एसआई सिस्टम में यह जो एम्पियर यूनिट है, यह एम्पियर यूनिट किस में लेते हैं, एसआई सिस्टम या एमकेएस सिस्टम। ठीक, तो जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी वह एमकेएस या एसआई में सिस्टम में काम करना होगा। ठीक, तो हम इस मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर को हम किस में बदल लेंगे, एम्पियर में बदल लेंगे। इसके लिए यहाँ मैं नोट करा दे रहा हूँ, मिली जहाँ होगा वहाँ 10 के पावर -3 और माइक्रो जहाँ होगा वहाँ 10 के पावर -6। बोलो ठीक। अब आते हैं हम लोग, यह जो फार्मूला है, अब देखो यह सब माइन्यूट चीज़ें बता रहा हूँ जो एमसीक्यू में काम करेगा। I = Q/T, यह फार्मूला उस समय यह यूजफुल है या वैलिड है जब हमारी करंट क्या हो, स्टेडी करंट हो। ठीक, यानी I = Q/T, चार्ज अपॉन टाइम। इस फार्मूले का एप्लीकेशन तभी होगा जब हमारी करंट क्या हो, स्टेडी करंट हो। अब समझो स्टेडी करंट क्या है। स्टेडी करंट का मतलब है कि करंट की वैल्यू फिक्स हो गई है। जैसे 10 एम्पियर फ्लो कर रही है तो 10 एम्पियर फ्लो कर रही है, 9 नहीं होगी, कभी 11 नहीं होगी। स्टेडी करंट का मतलब है कि जब कोई भी करंट अपने कंप्लीट वैल्यू को गेन कर लेती है, अब न तो उससे बढ़ेगी न तो उससे घटेगी, तो उस समय यह फार्मूला हमारा काम करेगा। I = Q/T। क्लास 10th में जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े हैं वह पूरी जो है इसी स्टेडी करंट पर वह डिपेंड थी। किस पर डिपेंड थी, स्टेडी करंट पर। बट आपको यहाँ 12th में स्टेडी करंट की बजाय वेरिएबल करंट पर भी ध्यान देना होगा कि जहाँ पर करंट की वैल्यू क्या हो, वेरिएबल हो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बैटरी को चार्ज करो तो करंट क्या होगी, फ्लो करेगी। तो स्टार्टिंग में क्या होगी, बहुत कम करंट फ्लो करेगी, अगेन करंट क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जब बैटरी पूरी चार्ज हो जाएगी तो करंट की वैल्यू फिक्स हो गई। अब यह है कि यह करंट हमारी कांस्टेंट नहीं है ना। या कभी कभी होता है, जैसे यह हमारा कंडक्टर हमारा नॉन यूनिफॉर्म हो गया। नॉन यूनिफॉर्म जैसे हमने कैप निकाल दिया तो यह कंडक्टर क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म हुआ कि नहीं। यहाँ पर मोटा है, यहाँ पतला है, यहाँ पर और पतला, यहाँ पर और पतला। तो अब जब हमारा एरिया क्रॉस सेक्शन वेरी करेगा, मतलब बदलेगा, ले लो, जब एरिया क्रॉस सेक्शन हमारा बदलेगा, तो जब एरिया क्रॉस सेक्शन बदलेगा तो हर एक क्रॉस सेक्शन पर करंट की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। उस समय भी हम इस फार्मूले का यूज नहीं कर पाएंगे। तो लिख लो, इन जनरल, मतलब वेरिएबल हो गया, मीन्स जहाँ एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज हो रही है, करंट की वैल्यू लगातार घट बढ़ रही है, तो ऐसे केस में करंट I की वैल्यू होगी dQ/dt, यानी हम डिफरेंशियल का यूज करेंगे, dQ/dt। बोलो आगे समझ में। तो हम यहाँ पर ΔQ/ΔT लेंगे उस टाइम इंटरवल के लिए, और बता चुका हूँ ΔQ का मतलब dQ और ΔT का मतलब dt। तो dQ/dt यानी चार्ज को हम टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। अभी इस पर हम सवाल बताएंगे कि कैसे क्या है, आगे समझ में। अब इसमें दो चीज़ें आपको देखना है जो फैक्चुअल पूछा जा सकता है, वो आपको मैं बता रहा हूँ। एक तो यह है कि इस समय रेनी सीजन में क्या होता है, स्पेस में थंडर स्टार्म आते हैं, लाइटनिंग आती है। देखो ना, बहुत तेज़ी से लाइट चमकती है, और
क्या है, लिविंग प्लांट के ऊपर लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जंप कर गई, गिर गई बिजली। तो लाइटनिंग के समय जो करंट की वैल्यू होती है, लाइटनिंग के समय जो करंट फ्लो होती है, इसका ऑर्डर होता है 10,000 एम्पियर। स्पेलिंग सही से लिखना, लाइटनिंग, हमने थोड़ा छोटे में हो गया। लाइटनिंग समझ रहे हो ना, थंडर स्टॉर्म के साथ जो लाइटनिंग होती है, देखो बहुत तेज़ी से लाइट देती है। तो लाइटनिंग के समय जो करंट हमें आती है उसकी ऑर्डर होता है, हमने अप्रॉक्सीमेट लिखा है, ऑर्डर क्या है 10,000 एम्पियर के आसपास होती है। ठीक है, तो ऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है। बोलो क्लियर, लिख लिया है। सेकंड आपको डेटा या फैक्ट एमसीक्यू के लिए है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जैसे हर आदमी की क्या होती है, पल्स चलती है। तो जब पल्स चलेगी तो ब्लड का क्या होगा, सर्कुलेशन से ही पल्स रेट मेजर करते हैं। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, तो नर्वस सिस्टम में भी चार्ज का फ्लो होता है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में जो चार्ज का फ्लो होगा तो उस समय भी करंट हमारी प्रोड्यूस होगी, और उसका जो ऑर्डर होता है वह ऑर्डर होता है माइक्रो एम्पियर का। आगे समझ में, 1 माइक्रो एम्पियर में कितना होगा, 10 के पावर -6 माइक्रो, बता चुके हैं बार बार। तो यह लिख लो, करंट इन नर्वस सिस्टम, यहाँ जो डेटा है यह ह्यूमन के लिए है, यानी ह्यूमन बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है इसमें जो करंट बहती है यह 10 के पावर -6 एम्पियर, या क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइक्रो एम्पियर। तो दो डेटा ये समझ में आ गए। नर्वस सिस्टम में, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम है उसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसका ऑर्डर क्या है, माइक्रो एम्पियर का। बोलो, जो थंडर स्टॉर्म है, माइक्रो तो समझ ना, 10 के पावर -6, जो थंडर स्टॉर्म है इसमें करंट कितनी फ्लो होगी तुम्हारी, 10,000 एम्पियर के आसपास जो है। ठीक, तो नोट तो हो गए होंगे। अब हम करंट के कुछ एडवांस चीज़ों पर चलेंगे कि वहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो अभी हमने आपको करंट के 2 फार्मूला बताया हमने। ठीक, I=Q/T कब अप्लाई करोगे, बोलो, जब करंट क्या हो, स्टेडी हो, मीन्स करंट की वैल्यू हमारी फिक्स हो। I=dQ/dt कब करेंगे, जब करंट हमारी वेरिएबल हो, टाइम के साथ बदल रहा हो, या कहीं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मामला हो। ठीक है, अब इसमें एक फार्मूला लिखो करंट I का, इस पर यह भी MCQ में ही है। यह होता है वेक्टर J डॉट वेक्टर DS। ठीक, डॉट प्रोडक्ट तो पढ़ते होगे ना तुमने, A डॉट B। तो अब यह केवल फार्मूला पूछा जाएगा। अब यहाँ देखो J क्या है, यह है करंट डेंसिटी। इसके बाद हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, बिकॉज यह करंट से रिलेटेड है इसलिए हमने यहाँ इसको लिखवा दे रहे हैं। DS यही बता देता हूँ, एरिया वेक्टर है। DS क्या है, आपका एरिया वेक्टर है। ठीक, इसके बारे में अभी हम लोग इस टॉपिक के बाद डिटेल पढ़ेंगे, करंट डेंसिटी है क्या, कैसे मेजर करेंगे। बोलो क्लियर है। यहाँ पर यह था कि हमने इसलिए करा दिया कि एक जगह फार्मूलेटर है कि 3 फार्मूला है, 2 का एप्लीकेशन होगा। यह केवल आपके MCQ में पूछा जाएगा और इसका कोई रोल अभी इस 12th लेवल पर नहीं है। डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट में कि करंट कैसे फ्लो करेगी। ठीक, अब देखो चार्जेज क्या है,
दो तरह के ही होंगे, टू टाइप्स के होंगे, पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज। करंट कब फ्लो होगी? जब चार्ज का आपका फ्लो होगा। तो अब आपको दो डायरेक्शन देखना है, यह पॉजिटिव चार्ज है और यह निगेटिव चार्ज है। दोनों सपोज करो इधर जा रहे हैं, यह चार्ज का क्या है? मोशन है। पॉजिटिव चार्ज भी इधर मोशन कर रहा है राइट साइड में, निगेटिव चार्ज भी इधर हमारा मोशन कर रहा है राइट साइड में। करंट इससे भी बनेगी, करंट इससे भी बनेगी। अब देखो, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जाएगा तो करंट आई की डायरेक्शन यही होगी। मीन्स करंट उस डायरेक्शन में फ्लो करेगी जिधर पॉजिटिव चार्ज हमारा फ्लो करेगा। दूसरा निगेटिव चार्ज है तो करंट की डायरेक्शन हमारी यह होगी। बोलो क्लियर है? करंट की डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होगी जिधर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है। करंट की डायरेक्शन उस डायरेक्शन के अपोजिट होगी जिधर हमारा निगेटिव चार्ज जा रहा है। बोलो क्लियर है? दोनों चार्ज मोशन करेंगे तो पॉजिटिव वाला अपने तरफ करंट करेगा, निगेटिव वाला अपनी तरफ करेगा, रिजल्ट निकाल लेंगे हम। तो करंट की डायरेक्शन पूछा जाए तो क्या बताओगे? करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होती है और निगेटिव चार्ज के अपोजिट होती है। बोलो ठीक? इधर पॉजिटिव चार्ज गया, करंट की डायरेक्शन मैंने ए बना दिया। इधर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज गया, करंट क्या हो गया? इसके जस्ट अपोजिट हो गया। ठीक है, नोट कर लो। नोट हो जाए बताइए आप लोग। फिगर बना लो तो समझ में आ गया ना, इसमें लिखवाने की कोई ज़रूरत तो नहीं है। फिगर बन गया तो समझ जाओगे ना। चलो, अब इसमें दो MCQ और आते हैं, वो आप समझ लीजिए। अगेन हम करंट डेंसिटी इस पर न्यूमेरिकल करेंगे डिफरेंशियल बेस पर, और आगे हम करंट डेंसिटी देखेंगे आज ही। अब देखो, करंट बेसिकली पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज या दोनों, इसी से तो फ्लो होगी। चार्ज हमारे दो ही तरह के हैं। तो अब यह समझो कि जो मेटल है, या ऐसे लिख लें मेटैलिक कंडक्टर, पहले समझ लो तीनों चीज़ें, उसके बाद मैं आपको नोट कर रहा हूँ। जो मेटैलिक कंडक्टर होगा, जैसे मेटल समझ रहे हो, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक। मेटैलिक कंडक्टर में करंट के लिए रिस्पांसिबल होगा फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटैलिक कंडक्टर के लिए कौन रिस्पांसिबल होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? निगेटिव है। यानी मेटैलिक कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगी वह इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण होगी। बिकॉज मेटल में जो न्यूक्लियस है काफ़ी स्ट्रांगली बाउंड होता है, बाउंडेड होता है, तो वह अपनी प्लेस से हट नहीं पाएगा। तो कौन मूवमेंट करेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। दूसरा मेटैलिक कंडक्टर जो आपको पूछा जाएगा वह है आपका इलेक्ट्रोलाइट। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की डिफिनीशन कोई बता सकता है एग्जैक्ट? नाम तो सुने होंगे, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रो केमिस्ट्री पूरी पढ़ लिए होंगे, तो उसमें बार बार इलेक्ट्रोलाइट नाम सर ले रहे थे कि नहीं? अरे क्यों नहीं, बिना इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रो केमिस्ट्री पढ़ लिए हैं। आयंस में ब्रेक होते हैं, सॉल्यूशन हो जाता है। हाँ, पहले इलेक्ट्रोलाइट किसको कहोगे? मतलब मान लो मुझे केमिस्ट्री नहीं आती है, सपोज करो, क्या बोला? आयंस में ब्रेकडाउन। आयंस में ब्रेकडाउन नहीं। देखो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एनी सब्सटेंस दैट पासेस द करंट। आगे समझ में?
एक्वस सॉल्यूशन हो तभी उसमें आयन फॉर्मेशन होगा। तो अब ऐसे बताएंगे, हमारा जो सेंस इतना है कि इलेक्ट्रोलाइट में पूछा जाए कि करंट किसके कारण प्रोड्यूस होगी, तो बताओगे पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, आयनाइज होता है, तो उसमें पॉजिटिव आयन भी प्रोड्यूस होंगे और नेगेटिव आयन भी प्रोड्यूस होंगे। तो उसमें जो करंट बनेगी उसका रीजन होगा पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का मूवमेंट। बोलो क्लियर। तीसरा थर्ड पूछा जाता है सेमीकंडक्टर। नाम तो सुने होंगे थोड़ी बहुत, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में आगे आपको डिटेल पढ़ना है, और आज मैं देख रहा था मार्किंग स्कीम, सेमीकंडक्टर मॉडर्न फिजिक्स में है और बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, टोटल थियरी है, और उससे तुम्हारे 7 और 8 मार्क्स के आएंगे। कठिन है बट बहुत छोटा चैप्टर है, थियरी है। एक बार समझ में आ गई तो सीधे एग्ज़ाम के दिन एक बार 5 मिनट रिवाइज करोगे, 7 to 8 मार्क्स मिल जाएंगे। तो सेमीकंडक्टर, सेमी का मतलब हाफ, आधा, तो उसका कुछ बिहेवियर कंडक्टर की तरह, कुछ बिहेवियर इंसुलेटर की तरह, इस तरह से होता है। तो सेमीकंडक्टर में जो करंट कंडक्शन होता है उसके लिए इलेक्ट्रॉन और होल, HOLE, वहाँ हम डिटेल पढ़ेंगे व्हाट इज द होल। यहाँ आपको केवल MCQ करना है। तो सेमीकंडक्टर में करंट किसके कारण प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रॉन के कारण और होल के कारण। इन तीनों में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। मेटेलिक कंडक्टर में करंट कौन पास कराएगा, मेटेलिक कंडक्टर में करंट के लिए कौन जिम्मेदार है, अरे अभी भूल गए, इलेक्ट्रॉन। अभी बता रहा हूँ, मेटल के अंदर या मेटेलिक कंडक्टर के लिए करंट कौन पास कराएगा, कौन जिम्मेदार है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोलाइट के लिए कौन जिम्मेदार है, अरे बोलो, इतना यदि भूल रहे तुम लोग। इलेक्ट्रोलाइट एक्वस सॉल्यूशन, वहाँ पर करंट कौन फ्लो कराएगा, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। यहाँ तुम लोगों का दिमाग नहीं यहाँ काम कर रहा है, यहाँ अभी बताया हूँ ना। सेमीकंडक्टर के लिए कौन जिम्मेदार है, सेमीकंडक्टर के लिए करंट फ्लो होने के लिए कौन जिम्मेदार है, अरे भाई बायोलॉजी वाले कौन है, तुम हो अकेले। मेमोरी इतना तेज होनी चाहिए डॉक्टर की। सेमीकंडक्टर में क्या बताया, इलेक्ट्रॉन एंड होल, भूल गए तुम लोग, तीनों याद हुआ, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट। किसको याद हो गया तीनों, किसी को नहीं, अरे बोलो यस नो, हो गया काव्या तुम्हें, अरे बोलो यस नो। यूँ तो लिखवाऊंगा ही ना, पहले याद हो जाए तब लिखवाओ। नहीं आप नहीं, नो, पहले आप यहीं याद करो फिर लिखवाऊंगा। लिखवा रहा हूँ आगे फ्यूचर के लिए। बोलो जरा, बोलो आराध्या। फर्स्ट वाला नहीं, नाम बताओ। हाँ, मेटेलिक कंडक्टर बोलो के लिए कौन जिम्मेदार है, इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या बताया, इलेक्ट्रोलाइट, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। और सेमीकंडक्टर के लिए कौन जिम्मेदार है, इलेक्ट्रॉन एंड होल। और ध्यान देना, इतना तो यही जान लो कि होल पर जो चार्ज होता है वह पॉजिटिव होता है, इतना खाली जानना है। होल पर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। डिटेल आगे हम देखेंगे। तो अब मेटेलिक कंडक्टर के लिए करंट काव्या कौन फ्लो कराएगा, इलेक्ट्रॉन। दूसरा कौन सा कंडक्टर हमने बताया अभी, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के लिए करंट कौन फ्लो कराएगा, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। थर्ड आपके लिए क्या मिला, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के लिए करंट कौन पास कराएगा, इलेक्ट्रॉन
एंड होल। इलेक्ट्रॉन तो सबको पता है कैसा चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, होल को यह चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, है ना। आगे हम डिस्कस करेंगे क्यों पॉजिटिव होता है और क्या इसका रोल है। नोट करो भाई, वो चीज़ें फैक्ट तो यहीं रट लो ना। तो ये जो आप लिखा है ये तीनों चीज़ क्या है? हाँ, करंट जैसे पूछेगा सवाल कि इलेक्ट्रोलाइट में करंट फ्लो किस कंपोनेंट के कारण होती है, करंट क्यों फ्लो होती है, करंट फ्लो होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यह तुम्हें MCQ के लिए, इसीलिए मैंने यहाँ करंट इंट्रोड्यूस कर दिया कि कंडक्टर में करंट फ्लो होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोलाइट के लिए कौन होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। और सेमीकंडक्टर के लिए कौन होगा, इलेक्ट्रॉन एंड होल। एकदम रट लो भाई, याद हो जाए। हो गए। करंट में हमने 3 फार्मूले लिखवाए, कौन बता सकता है, बोलो। एक Q/T किस कब होगा, जिसमें स्टेडी करंट होगा। हाँ गुड। और एक वेरिएबल वाला है dQ/dt, हाँ जिसमें वेरिएबल करंट रहेगा। हाँ। और एक तीसरा बताओ, देख के नहीं। वेक्टर वाला। हाँ तो बताओ। J वेक्टर डॉट यस, आई, करंट आई इक्वल टू वेक्टर जे डॉट वेक्टर डी एस। वेक्टर जे को क्या बताया मैंने, करंट डेंसिटी। वेक्टर जे को क्या बताया, करंट डेंसिटी। अच्छा, यहाँ पर हमने कहीं देखो करंट वाले में लिखा है कि स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं, नोट्स में लिखा है स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो करंट को ध्यान देना। देखो 2 चीज़ें कंट्रोवर्सी हो गई, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, देखो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बट करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बताया ना। करंट डेंसिटी अभी हम बता रहे थे कि वह वेक्टर है, अभी नोट करा रहा हूँ। और आई इक्वल टू वेक्टर जे डॉट वेक्टर डी एस लिख लिया। जे को आपने क्या लिखा, करंट डेंसिटी, करंट हमारी स्केलर क्वांटिटी है। चलो वैल्यू जरा बता डालो। अरे बताएं अभी ना, एक तो लाइटनिंग और दूसरा जो है 10,000 वोल्ट एम्पियर। और ह्यूमन के नर्वस सिस्टम में कितना होगा, गुड। ऐसे याद हो जाए समझ लो, तब मेरा पढ़ाना जो है। और आप लोगों के लिए बेस्ट एफर्ट कर रहा हूँ, इतना आप समझे हो ना। और यह रिकॉर्डेड है, आपको रिवाइज करना है। आप बेड पर पड़े रहिए, इसको ऑन कर दीजिए, अगेन रिवाइज हो जाएगा। इससे अधिक तो बेटर कुछ नहीं कर सकते अपनी तरफ से। बोलो काव्या, कुछ और कमी लग रही है। चलो अब आप, हाँ न्यूमेरिकल्स आते हैं आई इक्वल टू dQ/dt पर। सिंपल न्यूमेरिकल तो कर लोगे ना, इतना चार्ज फ्लो हो रहा है, इतना टाइम क्लास 10th में किया होगा और इसमें बेसिक्स मिल जाएंगी। अब आप क्वेश्चन लिखो, नोट कर दे रहा हूँ बोर्ड पर। क्वेश्चन नोट हो गए। अब यहाँ पर देखो, जो चार्ज क्या है, टाइम टाइम पर बदल रहा है। बोलो बदल रहा है ना, तो करंट भी बदलेगी। यानी यह वेरिएबल करंट का एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया। अब यहाँ पर t = 1 सेकेंड, यहाँ पर एक और हाँ कर लो एंड, ताकि आपको पता चले t = 2 सेकेंड।
इससे हम आपको प्रूफ करेंगे कि यह जो करंट है वेरिएबल है, इसलिए हम फार्मूले का यूज कर रहे हैं। अब देखो, जस्ट मैंने बताया था कि यह टाइम के साथ चार्ज का फ्लो रेट चेंज हो रहा है, तो हम I = dq/dt करेंगे, यानी I =dq/dt या d/dt, q की वैल्यू पुट कर दें 2t² + 5t - 6 लिख सकते हैं। अब हम इसको डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएशन में मैथ वालों को तो याद होगा, एक फार्मूला यूज होगा यही d/dx ऑफ x के पावर n। ठीक है, यह क्या है आपका n, क्या होता है n x के पावर n - 1। यहाँ पर वेरिएबल हमारा क्या है, टाइम t है। तो अब यहाँ 2 आपका ऐसे ही रहेगा, बताए होंगे ना, यदि हमारा कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड है तो उसमें हम कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जब वो प्लस या माइनस के साथ अकेले है तो उसका डिफरेंशियल क्या होगा, 0 होगा। बोलो आगे समझ में बात। जब यह कांस्टेंट वेरिएबल के साथ रहेगा, कैसे, मल्टीप्लाई या डिवाइड के टर्म में, तो इसको जब डिफरेंशिएशन करना होगा तो एज इट इज रख देते हैं। लेकिन यदि यही प्लस या माइनस के साथ अकेले है तो उसका डिफरेंशियल 0। तो अब देखो t² का करोगे इस फार्मूले से तो t³ होगा कि नहीं, प्लस 5, इस t का डिफरेंशियल हमेशा 1 होता है, और 6 है तो यह क्या हो गया, 0। तो यह आपका आ गया 2/3 t³ + 5। नोट कर लो, इतना नोट करिए। सर ये क्यूब कहाँ से होगा? अरे सॉरी, एक मिनट रुक जाओ, बाई मिस्टेक्स हो गई। यहाँ वो इंटीग्रल मैंने कर दिया, सॉरी रुक जाओ, इंटीग्रल कर दिया मैंने वो डिफरेंशियल की जगह। यह 2 ऐसे हो जाएगा, यह है ना, तो यह क्या होगा 2t हो जाएगा और प्लस 5, तो यह क्या आ गया 4t + 5। यह आपका I की वैल्यू आ गई। बोलो I की वैल्यू आ गई। अब आपको कब निकालना है, t = 1 पर। अब यही हो जाएगा एट t = 1 करंट I, इसमें क्या करेंगे आप लोग, t की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो 4 × 1 + 5, यह आपका क्या आ गया 9 एम्पियर। अब दूसरा क्या है, एट t = 2 I = 4 × 2 + 5, यह क्या आ गया आपका 13 एम्पियर। तो एग्जाम्पल समझ में आ गया। यह कैसा एग्जाम्पल हो गया, वेरिएबल करंट का। करंट की वैल्यू क्या है, बदल रही है, स्टेडी करंट नहीं है, इसलिए हमने इस फार्मूले का यूज कर लिया और बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे समझ में नहीं, कब यूज करोगे, नोट करिए। हाँ सानवी, कहीं कोई डाउट हो बताओ। आप लोग यह SL अरोरा परचेज इसलिए करना पड़ेगा, मुझे लगता था कि मैं बहुत सवाल करा दूंगा, लेकिन देख रहा हूँ कि इन चैप्टर के सवाल लेंदी हो रहे हैं। एक सवाल 15 से 20 मिनट लग जा रहे हैं, बोलो है, तो कठिन सवाल तो करा दूंगा, लेकिन इजी आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मामला नहीं बन पाएगा। PYQ मत खरीदो तुम लोग, एक के पास है वो मैं देख लूँगा, खुद हमें समझ में आ जाएगा क्या कराना है क्या नहीं कराना है। नोट हो गया, यह समझ में आ गया तुम्हें सानवी? तुम लोगों को तो कोई समस्या नहीं है ना, मैथ वाले तो डिफरेंशियल कर ही लेते हैं। तो एक मैंने बता दिया सिंपल सवाल, वो 10th वाली बुक से होगा, वो मैं आपको ग्रुप में भेज भी दूंगा, मेरे पास 10th का है रेफरेंस बुक, उससे मैं भेज दूंगा ताकि सिंपल सवाल आप उससे कर सकते हो। अब एक और है, हालांकि था वो 10th में ही, बट यहाँ मैं आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ बिकॉज यदि आपको भूल गया हो तो आप कर लो, हो सकता है वो भी सवाल पूछा जाए। अब आते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज।
चार्ज में कौन कौन फ्लो करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है या पॉजिटिव, उसकी नंबर दे दी गई और उस समय भी आपसे पूछ देगा कि कितनी करंट फ्लो होगी। इसके लिए सबसे पहले आपको एक क्लास 10th का फार्मूला है, इसमें यह है कि इफ n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑब्लिक फ्लो ऑब्लिक फ्लो फ्रॉम 1 point to another point or body। अब ध्यान से समझो तो n इलेक्ट्रॉन तुम्हारा फ्लो कर रहे हैं, टाइम कुछ भी हो सकता है, या तो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जाएं या एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। तो जब यह इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन की जगह हमारा आयन भी हो सकता है तो चार्ज ही, तो उस केस में करंट कैसे निकालोगे। तो देखो एग्जाम्पल ले लो इलेक्ट्रॉन का, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो उसको हम सिंबल यूज करते हैं स्मॉल ई यूज करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपने साथ ई चार्ज लेके जाएगा ना, कहीं भी ट्रांसफ़र हो। तो हम चार्ज Q की वैल्यू बोलो n इंटू ई होगी कि नहीं, तो आपसे चार्ज भी पूछा जा सकता है। तो Q इक्वल टू n e बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन कैरी अ चार्ज ऑफ स्मॉल ई। यह इलेक्ट्रॉन ई क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और इसकी वैल्यू याद होगा, बट यहाँ नोट्स के लिए लिख दे रहा हूँ, यह होगा कूलम। यही तो है सिंबल ही इलेक्ट्रॉन। एक तो यहाँ से आपका निकल गया, ठीक। यहाँ पर हमने मान लिया कि t जो है वह टाइम है, इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, एक जगह से दूसरी जगह गया, बोलो क्लियर है, या एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर गया, तो टाइम भी तो लगेगा। तो t हमने मान लो टाइम है। तो इस समय जो करंट होगी I, फार्मूला Q/T लगेगा। अब आप Q की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, NE, और यह हो गया T। इस फार्मूले से आप करंट कैलकुलेट करोगे। आ गया समझ में। तो दूसरा है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र या आयन का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो आपसे चार्ज पूछा जा सकता है, करंट पूछा जा सकता है। तो चार्ज Q इक्वल टू क्या हो जाएगा NE, करंट I हमारा Q/T के बराबर होगी। तो हमने क्या लिखा, Q की वैल्यू हमने NE कर लिया बाई T। नोट करिए, हो गया आपका, बोलो क्लियर है, जल्दी नोट करो। समझ में आ गया। n इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या ले जाएगा, अपना चार्ज ले जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, स्मॉल ई है, तो n इलेक्ट्रॉन का चार्ज NE हो गया, बोलो हो गया। तो करंट I क्या है Q/T, इस पर हम आपको भेज दूंगा, सवाल लग जाएगा ना, यहाँ नहीं करा रहा हूँ, क्यों, सिंपल भेज दूंगा। और एक दो जगह पर करंट की डायरेक्शन भी पूछेगा, तो पता है ना, इलेक्ट्रॉन मान लो A से B जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन मान लो A से B जा रहा है, तो करंट किधर जाएगी, तो B से A आएगी ना। इलेक्ट्रॉन मान लो A से B जा रहा है, तो करंट उसका उल्टा, तो क्या होगा, B से A होगा।
देखो अब ऐसे है सवाल, जैसे कहेगा सवाल ना कि इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हें न्यूमेरिकल में हम यूज करेंगे और कराएंगे और बहुत ज़्यादा मैग्नेटिज्म में, कि इलेक्ट्रॉन हमारा ईस्ट से वेस्ट जा रहा है तो करंट किधर से जाएगी? वेस्ट से ईस्ट जाएगी। यही यदि तुम्हें कहता प्रोटॉन ईस्ट से वेस्ट जा रही है तो करंट किधर जाएगी? ईस्ट से वेस्ट जाएगी। बोलो क्लियर? इसका तुम्हें ध्यान देना, मैं भेज दूंगा ग्रुप में तो आप लोग कर लेना, ये 10th की रेफरेंस बुक के सवाल हैं। ठीक, अब आप आगे हेडिंग डालो करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी ठीक, करंट, अब आते हम लोग हैं, दूसरा टॉपिक है करंट डेंसिटी। इसका हम लोग सिंबल क्या यूज करते हैं? जे। हमने यहाँ एरो लगा दिया ऊपर, मीन्स यह वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है। तो अब यह क्या बताओगे? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यह क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। बोलो क्लियर? अब यदि यह वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके साथ क्या होगी? डायरेक्शन। बोलो, बिना डायरेक्शन के तो वेक्टर हो नहीं सकता। तो अब हमें देखना है, ध्यान से सुनिए, यही याद हो जाना चाहिए। करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज द डायरेक्शन? इट्स डायरेक्शन इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत पढ़े हम लोग। इसकी डायरेक्शन कैसे होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल या एलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड। बात दोनों सेम हुई। तो पैरेलल वर्ड दोनों याद रखना, 99% अलॉन्ग ही पूछा जाएगा। तो करंट डेंसिटी क्या हुई? इलेक्ट्रिक वेक्टर क्वांटिटी हुई। और इसकी जो डायरेक्शन है वह डायरेक्शन क्या होगी? अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड या पैरेलल। दोनों वर्ड लिखवा देते हैं, तो आप लिख लो। डायरेक्शन इसका क्या होगा? डायरेक्शन होगा अलॉन्ग, दिखाई दे रहा बोर्ड में तुम लोगों को? अलॉन्ग ऑब्लिक पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या किससे दिखाते हो? कैपिटल ई से। यानी इसकी जो डायरेक्शन होगी वह इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल या अलॉन्ग। दोनों बातें सेम हो गई। बोलो ठीक है? अब आते हैं इसकी डिफिनीशन पर। डिफिनीशन क्या है? अच्छा हाँ, एक ही और जान लो कि करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एट ए पॉइंट इन द कंडक्टर। यह कंडक्टर है, यह कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो की जा रही है। करंट इज डिफाइंड फॉर द होल कंडक्टर। ईच एंड एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर द वैल्यू ऑफ करंट विल बी सेम। जैसे मान लो इसमें करंट आई हमारी फ्लो कर रही है, आई फ्लो कर रही है, तो यह आई हर एक क्रॉस सेक्शन पर सेम होगा। यहाँ भी आई होगी, यहाँ भी आई होगा, यहाँ भी आई होगा, यहाँ भी आई होगा। आगे समझ में? तो करंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द होल कंडक्टर एट एनी क्रॉस सेक्शन एरिया द वैल्यू ऑफ करंट विल बी सेम आइदर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज लार्जर और स्मॉलर। अब आपसे पूछा जाए कि करंट यहाँ फ्लो हो रही है, इसमें इस तरह का कंडक्टर है, तो जितनी करंट की वैल्यू यहाँ है वही यहाँ भी होगी, वही यहाँ भी होगी, वही यहाँ भी होगी, वही यहाँ भी होगी। बोलो आगे समझ में? यानी वैल्यू ऑफ करंट विल बी सेम फॉर ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ठीक, यानी करंट क्या है? होल कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। यह करंट डेंसिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट या सेक्शन की प्रॉपर्टी है। जैसे हमने यहाँ एक सेक्शन ले लिया A1, यहाँ हमने एक सेक्शन ले लिया A2,
यहाँ एक सेक्शन हमने ले लिया A3, यहाँ हमने एक सेक्शन ले लिया A4। बोलो, अलग अलग सेक्शन है, कहीं ब्रॉड है कहीं नैरो है। तो अलग अलग सेक्शन की प्रॉपर्टी के लिए हम करंट डेंसिटी टर्म यूज किया गया। अब देखो डिफिनीशन क्या है। बोलता है कि करंट पर यूनिट एरिया ऑफ द सेक्शन ऑफ कंडक्टर, यानी कोई भी हमने यहाँ इसको लिया तो इसके पर यूनिट एरिया पर या पर यूनिट एरिया से सेक्शन के परपेंडिकुलर जितनी करंट फ्लो होगी वही करंट हमारी करंट डेंसिटी होगी। तो अब क्या देख रहे हो, करंट तो हर जगह सेम है, एरिया सब जगह क्या है, अलग अलग है। तो करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, हर जगह पर अलग अलग होगी। अगेन देखो, इस कंडक्टर के पर यूनिट एरिया के परपेंडिकुलर, कंडक्टर के पर यूनिट एरिया से सेक्शन के परपेंडिकुलर, समझ रहे हो, जितनी करंट पास हो रही है वही करंट हमारी करंट डेंसिटी कहलाती है। भी लिखवा रहा हूँ, बोलो ठीक है। तो दो वर्ड ध्यान देना, पर यूनिट एरिया एंड परपेंडिकुलर टू द सेक्शन। तो आप लिखो, यहाँ बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ। आप लोग इलेक्ट्रिक करंट लिखना, हम केवल करंट ही लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया एंड, यह साइन किसका है, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन is known as current density, known as current density। करंट डेंसिटी का सिंबल हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, जे। क्या यूज कर रहे हैं, जे। तो यहाँ जे का फार्मूला हमारा क्या हुआ, आई अपान ए। क्या हुआ, आई अपान ए। आई हो गई करंट, एरिया से डिवाइड कर दिया, बोलो एरिया से डिवाइड कर दिया तो हमें करंट डेंसिटी मिल गई। यह वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमने इस पर एरो लगा दिया। बोलो क्लियर। अब इसकी यूनिट बोलो, आई का क्या होगा, एम्पियर, एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट हमारी हो गई एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या हो गई, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर। करंट से किस मामले में अलग है कि करंट जो है कंडक्टर के एरिया पर डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि थ्रू आउट द कंडक्टर करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। लेकिन करंट डेंसिटी क्या होगा, एरिया पर डिपेंड करेगा, कंडक्टर के डिफरेंट सेक्शन पर इसकी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। बोलो हो गई, होगा अलग। जो देखो आई तो इस पूरे कंडक्टर में सेम होगा। अब बताओ यहाँ पर एरिया कम है कि ज़्यादा, कम है, डिनोमिनेटर कम होगा तो जे की वैल्यू ज़्यादा आएगी कि कम, यह ज़्यादा आएगी। तो इस वाले पार्ट में जे की वैल्यू क्या होगी, अधिक होगी। यह सबसे चौड़ा पार्ट है, यहाँ ए की वैल्यू ज़्यादा होगी तो करंट डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। इससे मोटा पार्ट यहाँ है। बोलो क्लियर है। तो क्योंकि एरिया नीचे डिवाइड है, यानी नॉन क्रॉस सेक्शन, अरे सॉरी, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का कोई कंडक्टर है तो करंट डेंसिटी अलग अलग सेक्शन पर क्या होगी, अलग अलग होगी। जबकि करंट क्या हो रही थी, हर जगह सेम हो रही थी। ठीक, तो लिखो करंट डेंसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ
is the property of a point inside the conductor. Property of a point inside the conductor. It changes as the area of cross section changes. It changes as the area of conductor changes. हाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंजेस। हाँ बोलो। मतलब जो जे वेक्टर है वो एरिया के इनवर्सली, हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसे भी पूछ सकते हैं। हाँ एकदम फार्मूला है। हाँ सही इसने बताया। आई तो पूरे कंडक्टर में क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो जहाँ एरिया कम होगी वहाँ ज़्यादा होगा। बोलो जे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए हो जाएगा ना। बोलो अब आते हैं हम लोग अगेन इस पर लौटेंगे। उस पर एक प्रूविंग आता है, उसको मैं करा दे रहा हूँ विदिन 5 मिनट्स। यह हाई स्कूल में आपने रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो इंटू एल अपान ए पढ़ा है। याद पड़ रहा है? याद पड़ रहा है ना? रो क्या है बताओ, याद पड़ रहा है तो बोलो। क्या सर? रो यह क्या है? इस हाँ गुड। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसका दूसरा नाम है रेजिस्टिविटी। इसको क्या बोलेंगे? रो को पढ़ेंगे रो RHO, इसका नाम होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑब्लिक रेजिस्टिविटी। इसकी खासियत क्या है? यह डिपेंड अपॉन मटेरियल। किस पर डिपेंड करेगा? यह नेचर ऑफ मटेरियल। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रो हर एक मटेरियल का अलग अलग होगा। ठीक, कॉपर का अलग होगा, ठीक है, आयरन अलग होगा, जिंक अलग होगा, एंड does not depend upon shape and size of resistor या कंडक्टर। यह रजिस्टर या कंडक्टर के शेप या साइज पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब ये रहा कि कोई है क्या? देखो आवाज़ किसकी आ रही है? अच्छा ठीक। इसका मीनिंग यह हुआ, यहाँ तो मीटर ये समझ में आ गया ना कि कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, सबका अलग अलग होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारा आयरन का यदि हमारा कोई रजिस्टर 5 मीटर लेंथ ले लो या 10 मीटर ले लो या 20 ले लो, पतला ले लो, मोटा ले लो, कुछ भी ले लो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मीन्स 5 मीटर हमने कॉपर वायर ले लिया या 10 मीटर कॉपर वायर ले लिया या 20 ले लिया, यदि कॉपर है तो कॉपर का ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लगेगा। चाहे उसकी हमने एरिया 2 mm स्क्वायर लिया या 4 mm स्क्वायर लिया, यदि कॉपर है तो उसका क्या होगा? सेम होगा। बोलो आगे समझ में? एल तो पता होगा, लेंथ है, और ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया है। बोलो क्लियर है? एक टर्म आपको अभी ज़रूरत पड़ेगी जो बोर्ड में बार बार पूछा गया है, डेरिवेशन, कंडक्टिविटी। इसको स्मॉल सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें और तुम चाहते हो लिखना तो यह तुम यह कह सकते हो कि यह हमारा स्केलर क्वांटिटी है। हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया है, बट पिछले साल के देखते हुए कुछ भी पूछा जा सकता है। यह कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। नोट में बना रहेगा तो आप गलती नहीं करोगे। बोलो ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है।
नहीं, रो की बात कर रहा हूँ, रो के ऊपर एरो लगाया है। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है हमारा? यह आपका स्केलर क्वांटिटी है। हाँ बोलिए। अब आते हैं कंडक्टिविटी। ठीक, कंडक्टिविटी क्या है समझो, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अच्छा हाँ, एक ही और देख लो, इसकी जो यूनिट है यह होती है ओम मीटर। क्या होगी इसकी? ओम मीटर। ठीक, तो हमने रो के बारे में इतनी चीज़ें गई। फार्मूला आपने इंटर हाई स्कूल में पढ़ा है, एप्लीकेशन भी पढ़ा है, हम भेज देंगे, वो भी सवाल आप कर लोगे। बोलो क्लियर हो गया? रो के बारे में जितना हमें बताना था बता दी, इससे अधिक कुछ न पूछा जाएगा। ठीक, एक चीज़ और पूछी जाएगी, टेम्परेचर डिपेंडेंस, तो हम रेजिस्टेंस के साथ उसको कंक्लूड करेंगे कि दोनों में सेम पैटर्न होता है। कंडक्टिविटी क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहाँ बस एक टर्म है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, या इसी का दूसरा नाम क्या हमने बताया था? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टिविटी। सिंबल मैंने बता दिया। ठीक, यह भी हमारा स्केलर क्वांटिटी है। जैसे हमारा रो स्केलर था, उसी का उल्टा कर रहे हो तो स्केलर से क्या बनेगा? स्केलर ही बनेगा। तो यहाँ सिग्मा का फार्मूला आ गया 1/रो। रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ? उल्टा हो गया। इसकी यूनिट इंटरेस्टिंग है, याद रखोगे, इसकी यूनिट है महो, MHO। ठीक है, अरे यूनिट बोल रहा हूँ, सिग्मा की यूनिट महो, MHO। ओम का उल्टा कर दो बस। इसका सिंबल सिंबल तो यहाँ लिखे हैं। अरे यार, हाँ, यूनिट का इसका सिंबल भी उल्टा कर लेते हैं। वो रेजिस्टेंस ऐसे करते हो तो ऐसे हो जाता है। ओम का है ना सिंबल रेजिस्टेंस का, उसी का उल्टा है। बोलो ठीक है। बस सब एक लाइन लिखो, टाइम हो गया ज़्यादा। लिख लो, रिलेशन बिटवीन करेंट डेंसिटी, या प्रूफ पूछा गया है। हाँ, यह आया बोर्ड में एक या 2 मार्क्स में। रिलेशन बिटवीन करेंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी। ठीक है, इस पर हम कराएंगे अगले टाइम पर। अब इसको सिस्टम को आप करेंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी, यहाँ पढ़ाया ना कंडक्टिविटी, इसीलिए इसको पढ़ाया कि आपको पहले से इतनी चीज़ें क्लियर रहे, क्योंकि पिछले साल का पेपर के अकॉर्डिंग कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बंद कर दो।